आयशा कादर की शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कहाँ पे गुजरा? सर बचपन मेरा गुजरा है जंग बाजार। फैसलाबाद के जो मेन 8 बाजार हैं उनमें से एक है जंग बाजार। बहुत रशी एरिया है, कमर्शियल एरिया है। वहाँ पे जो है मैंने प्राइवेट स्कूल में 5 क्लासेस जो है वो प्राइवेट स्कूल में की। ओनली वन मैं हूँ जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल आगे स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह जो है मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे बाबा ने मेरे लिए डीसी यूनिवर्सिटी चूज की। लॉ में एडमिशन करवाया उन्होंने, खुद से करवाया। और ये चीज़ भी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी। मुझे कहते हैं कि बेटा आपका लॉ में एडमिशन हो गया है, फलां डेट को आपने जाना है, इस बंदे को आपने कॉल करनी है, ये आपको कॉल क्लास में जो है वो बिठा कर आएंगे। कोई ऐसा वाकया बचपन का जो आज भी आपको याद हो कि आप समझते हो कि ये जो मेरी किस्म के वो जो दिन थे, आपने जैसे रशी एरिया जंग बाजार की बात की या यहाँ पर आप एक किस्म का पूरी अपनी जिंदगी गुजारी, तो कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद हो? है कि मैं वन एंड ओनली सिस्टर हूँ, 3 मेरे ब्रदर्स हैं। तो होता ये था रमजान में जो है वो सारी रात जागा करते थे, मार्केट्स बंद हो जाती थी, हम वहाँ पे खेलते थे। मैं अपने भाइयों के साथ भी खेला करती थी। ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। अच्छा, ये जो नाना नफका के केसेस होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे अदालत मुतय्यन कर देती है भाई इतना खर्चा जो है वो लाजमी तौर पर ये अदा करेगा, चाहे डिवोर्स होगी, क्या उसमें कभी माफी भी हो सकती है या उसमें कभी वो खामद अगर ना दे, क्या इसके हवाले से क्या करना है? सर इसमें मेंटेनेंस में माफी कैसी होगी? बच्चे हैं, बच्चों ने खाना भी है, स्कूल भी जाना है, फीसेस भी देनी है, सारा कुछ करना है। बच्चों का तो गुजारा नहीं ना हो सकता पेरेंट्स के पैसे दिए बगैर। मेंटेनेंस इसलिए कंपलसरी है कि उसके बच्चे की परवरिश हो रही है, रादर देन वो मदर के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो बाप है, ठीक है, उसको तो पे करना है। मेंटेनेंस हर सूरत बच्चों को पे करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉडकास्ट विद सरदार अमीन जितोई में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, आज जिस पर्सनैलिटी को हमने प्रोग्राम में मदऊ किया है ये फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को इस दफ़ा फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं और पिछले 3 साल से लॉ की प्रैक्टिस भी वहीं पर कर रही हैं। मोहतरमा आयशा कादर एडवोकेट आज की हमारी मेहमान है। आयशा कादर साहब, वेलकम टू द शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। सबसे पहले ये बताइएगा कि आयशा कादर की शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कहाँ पे गुजरा और कहाँ तक जो है वो आप यहाँ तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुई? सर बचपन मेरा गुजरा है जंग बाजार। अच्छा। फैसलाबाद के जो मेन 8 बाजार हैं उनमें से एक है जंग बाजार। बहुत रशी एरिया है, कमर्शियल एरिया है। वहाँ पे मेरा जंग बाजार में मेरा बचपन गुजरा है। वहाँ पे मैंने पैदाइश भी उधर ही? जी सर, पैदाइश अच्छा। उधर की है। वहाँ पे जो है मैंने प्राइवेट स्कूल में 5 क्लासेस जो है वो प्राइवेट स्कूल में की। देन उसके बाद जो है हमारी फैमिली में से ओनली वन मैं हूँ जो मैंने गवर्नमेंट स्कूल आगे स्कूलिंग और कॉलेज वगैरह जो है मैंने ज्वाइन किया। अच्छा जी, बहाना बाजार में है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, बहुत मशहूर है। वहाँ से मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक के बाद इंटर मैंने किया है कारखाना कॉलेज से। ठीक है। क्योंकि शहर के मिड में तो हम रहते हैं, तो इस वजह से। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे बाबा ने मेरे लिए डीसी यूनिवर्सिटी चूज की। वहाँ पे मेरा लॉ में एडमिशन करवाया उन्होंने, खुद से करवाया। और ये चीज़ भी मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि आमतौर पर खवातीन जो हैं या वालिदैन जो हैं वो अवॉइड करते हैं कि बेटी को हम किस ये अपना बड़ा एक डेंजरस किस्म का फील्ड समझा जाता है। जी तो एक किस्म की क्लाशनकोफ आपके हाथ में पकड़ा दी उन्होंने। जी सर, ऐसे था कि बाबा ने जब मुझे एडमिशन के लिए भी भेजा कि आप करवा लें, मैंने आईटी में करवाया, अदर फिर डिपार्टमेंट्स में मैंने फॉर्म सबमिट करवाया। तो कुछ दिन गुजरने के बाद मुझे कहते हैं कि बेटा आपका लॉ में एडमिशन हो गया है, फलां डेट को आपने जाना है। अच्छा। और इस बंदे को आपने कॉल करनी है, ये आपको कॉल क्लास में जो है वो बिठा कर आएंगे। ये मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। कोई ऐसा वाकया बचपन का जो आज भी आपको याद हो कि आप समझते हो कि ये जो मेरी किस्म के वो जो दिन थे, आपने जैसे रशी एरिया जंग बाजार की बात की या यहाँ पर आप एक किस्म का पूरी अपनी जिंदगी गुजारी, तो कोई ऐसा वाकया जो आज भी आपको याद हो? सर ऐसे है कि मैं वन एंड ओनली सिस्टर हूँ, 3 मेरे ब्रदर्स हैं। अच्छा। तो होता ये था रमजान में जो है वो सारी रात जागा करते थे, मार्केट्स बंद हो जाती थी, हम वहाँ पे खेलते थे। मैं अपने भाइयों के साथ भी खेला करती थी। अच्छा। जी, ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है, अनफॉरगेटेबल है किस्म का, भाइयों के साथ बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, फिर आप लॉ कर लिया, लॉ के बाद आप सारी बात है प्रैक्टिस भी कर रही हैं और प्रैक्टिस में सारी बात है ख़वातीन के मामला बहुत ज़्यादा आपके पास इस हवाले से आते हैं क्योंकि आपका जो ताल्लुक भी है और एक किस्म का आप वेल ऑफ फैमिली से भी हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है या ऐसा कौन सा जो एक आपको समझ लें कि जिस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया कि आप
लाजमी तौर पर जो है ये इस कम्युनिटी में इनको आगे रिप्रेजेंट करें, एक किस्म का रहनुमाई के लिए आगे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए? इलेक्शन लड़ने के लिए सर ख़वातीन जो हैं वो बार में हमारी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो रही है। फीमेल बार की मेंबर्स हैं। वकला के साथ हम भी, मेल वकला के साथ हम पार्टिसिपेट करते हैं कोर्ट्स में भी। तो क्यों नहीं कैबिनेट में भी जो है फीमेल की रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई होनी चाहिए। अच्छा। तो हम फीमेल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने इसलिए भी तो समझा कि इलेक्शन लड़ा जाए। आपको कितना हो चुका है यहाँ पे? सर मुझे 3 इयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस में। 3 इयर्स। अच्छा, इसके इलेक्शन लड़ने के लिए जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कितना अर्सा चाहिए होता सर फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए जो है वो 3 इयर्स प्रैक्टिस जो है वो कंपलसरी है, वो मेरे पूरे हो गए। अच्छा, आपने जैसे ही पूरे किया आप इलेक्शन में आ गए? जी बिल्कुल। सर मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड भी पॉलिटिकल था। मेरे बाबा ने भी सारी जिंदगी सियासत की है, तो मुझे भी ये था कि मैं कम एज में मैं भी कुछ अचीव करूं, अचीवमेंट की तरफ जाऊं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपकी जो स्पेशलिटी है, जारी बात है आप प्रोफेशनल लॉयर भी हैं, उसके हवाले से पूछूंगा कि फैमिली केसेस के हवाले से, या एक डाइवोर्स के केसेस हैं, या नानो नफका के केसेस हैं, इवन जहेज के, या इस तरह के मामला, जारी बात है आप रोजाना की बुनियाद पर डील करती हैं। जी। क्या आप समझती नहीं है कि इसकी रेशो हमारे मुल्क में बढ़ रही है, फैमिली केसेस दायर होने की, और फैमिली जो डिस्प्यूट्स हैं उसके बढ़ रहे हैं? सर रेशियो ऐसा नहीं कहा जा सकता, बिकॉज अब जब आप कोर्स में जाते हैं, आप प्रैक्टिसिंग लॉयर बनते हैं, तो आपके पास क्रिमिनल केसेस भी आते हैं, सिविल भी आते हैं, फैमिली केसेस भी आते हैं। लेकिन ये है कि फीमेल्स जो हैं वो फीमेल्स के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। फीमेल केसेस जो हैं वो फैमिलीज भी प्रेफर करती हैं कि अगर कोई फीमेल है तो हमारी किसी बच्ची का केस है, किसी बहन का केस है, तो वो फीमेल्स के साथ इजीली डिस्कस कर सकती हैं कि वो किन किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, ना कि वो एक मेल के सामने जाके बता सकती हैं कि मेरे साथ ये हुआ दिस एंड दैट, इस तरह के मामले मुझे। अच्छा, नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप समझती हैं कि भाई ये केस अब पहले की निस्बत बढ़ रहे हैं, जो फैमिली के किस्म के डिस्प्यूट्स हैं, आपस में खामद मियां बीवी के झगड़े किस्म के बढ़ रहे हैं, तलाक के केसेस भी अब बढ़ रहे हैं, ये आप क्या समझती हैं कि ऐसा? सर इसमें बढ़ रहे हैं, लेकिन जो है ये नहीं कहा जा सकता कि कोई फीमेल की तरफ से है या मेल की तरफ से है। इसमें ऐसा किसी एक का रोल नहीं होता। फैमिली को चलाने के लिए बहुत साइड्स होती हैं, जिसमें सम टाइम फीमेल कंप्रोमाइज कर जाती हैं, और सम टाइम ऐसे मामलात बन जाते हैं जिसमें फीमेल कंप्रोमाइज नहीं करती, देन फिर ये नौबत आती है। ज्यादातर कौन सी ऐसी वजह है जो आप समझती हैं कि जिस वजह से ये केस दायर होते हैं, चाहे वो खामंद है चाहे वो बीवी है, कौन सी ऐसी मेन वजह है जिसकी वजह से ये झगड़ा जो है तूल पकड़ता है, बतौर एक फीमेल लॉयर? सर अगर मेल साइड से देखा जाए तो वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान में जो है वो क्राइसिस चल रहे हैं, जो है उनका फाइनेंशियल क्राइसिस भी कहा जा सकता है कि उनकी मेंटेनेंस पूरी नहीं होती। सेकंड इशू ये होता है कि मेल उनको इग्नोर कर रहा होता है, ये चीज़ भी होती है। और अगर फीमेल साइड से देखा जाए तो फीमेल्स जो हैं ये स्टेप 2 जो है वजूहात की बिना पर ले सकती हैं। एक तो वो कि सेल्फ सफिशिएंट हूँ, जॉबियन हूँ, उनको ये कंसर्न नहीं होता कि ये कमा के लाएगा तो मैंने खाना है। वो कहती हैं कि इतनी मेरी इनकम है कि मैं इज्जत से रोटी खा सकती हूँ। जब देखे ना उसको मेल इज्जत नहीं देगा तो वो कहती हैं कि मैं अपनी इज्जत से खा सकती हूँ। सेकंड ये होता है कि अगर उसको फैमिली, अगर डोमेस्टिक वाइफ है तो अगर उसको फैमिली सपोर्ट कर रही हो, लाइक ब्रदर फादर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको केस में जो है वो उसको हेल्प कर रहे हैं, तो फिर जो है वो फीमेल भी जो है वो इस तरफ जा सकती हैं। अदरवाइज जिसको कोई सपोर्ट ही नहीं है, वो बेचारी रुल रही होती हैं फीमेल्स, वो नहीं आ पाती कचहरी तक। जाहिर बात है कचहरी आने के लिए एक्सपेंसेस चाहिए, और उनको मामलात का नहीं पता होता, हालात का पता नहीं होता। जिसके साथ कोई मेल है, ब्रदर है, फादर है, वो उसको सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी जो खास तौर पर ये शादी वाले मामलात हैं या डाइवोर्स के केसेस हैं, इसका अप्रोक्सीमेटली कितने अरसे में फैसला हो जाता है? क्योंकि अब अक्सर देखा गया ये खुला का केस दायर कर दिया तो वो भी अब पहले लटकते थे, ऐसे लगता था ये 2-2 साल की खुला का केस डिग्री नहीं हो रही। तो इसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं इस वक्त तक? सर इसमें ये है कि जो खुला का केस होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 2 डेट्स पे जो है वो वाइंड अप हो जाता है। अच्छा, पार्शली जो है वो डिग्री हो जाता है। पार्शली मीन्स के उतनी हद तक, अगर हम एक फीमेल की तरफ से 3 केसेस सेम टाइम में दायर करते हैं, उसका खुला का केस दायर करते हैं, मेंटेनेंस बच्चों की करते हैं या सामान जहेज का करते हैं, उसमें सबसे पहले जो है वो खुला का केस होता है। ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि पहले उसका प्रोसीजर को अगर देखा जाए तो उसमें ये होता है कि नोटिस भेजा जाता है
और अखबार में जो है वो इश्तिहारात दिए जाते हैं कि वो कोर्ट में पेश हो। जैसे ही कोई कोर्ट में पेश होता है, नेक्स्ट डेट दी जाती है मुसालत के लिए, कंप्रोमाइज के लिए। ठीक है, चूंकि अगर मेल की तरफ से डिवोर्स होती है तो तब भी जो है वो एक डेट दी जाती है मुसालत के लिए, कंप्रोमाइज के लिए। इसमें कुरान भी हमें ये कहता है और इस्लाम में भी ये है कि एक चांस देना चाहिए। वो एक चांस दिया जाता है, उस पे जो है वो लड़की लड़के को भी टाइम दिया जाता है। अगर उस पे वो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं करते तो देन फिर खुला जो है वो फाइनलाइज हो जाता है। अच्छा, भी इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता इसमें ज्यादा नहीं लगता। अब जी बिल्कुल हुआ है इस जी हवाले से। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरे नंबर पर क्योंकि अक्सर खवातीन पहुंच नहीं पाती, जैसे आपने बात की, वो हिम्मत नहीं कर पाती और वो जुल्म सितम सहती रहती हैं अपने खामद की और अपने किस्म के इलाज की, और वो सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रही होती हैं। तो ऐसी खवातीन के लिए क्या कहेंगी आप बतौर खातून लॉयर, क्या क्या कहेंगी इस वजह से? सर मैं ये कहना चाहूंगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी एक फीमेल हूँ। जो है पहले तो मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि बेयर कर सकें, क्योंकि यूजुअली हालात यही होते हैं। आप एक घर छोड़ते हैं, आपकी सेकंड जगह कहीं होती है, थर्ड प्लेसेस पे भी डिफरेंट घरों के हालात डिफरेंट होते हैं। आपको यही सारा कुछ फेस करना पड़ता है। पहले तो ये है कि मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि आप कंप्रोमाइज के साथ लाइफ स्पेंड कर सकें। इन केस अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करती तो दरिंदा किस्म का कोई दरिंदा शिफ्त इंसान है अगर आपके पास आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, ये भी हमें देखने को मिलता है। बड़ा शदीद किस्म का भी जुल्म करते हैं, तो ऐसे इंसान के साथ फिर रहना नहीं चाहिए। तो बताना चाहिए पेरेंट्स को, स्टैंड लेना चाहिए या कोर्ट से रुजू करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए सर। वो अकेली औरत तो कोर्ट तक भी नहीं आ सकती ना, पेरेंट्स या ब्रदर्स। बहुत सारी जगहों पे आप देखा गया है कि खवातीन खुदकुशी कर लेती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, इवन देन बच्चों को भी अपने साथ जो है वो सुसाइड करवा देती हैं। और इसी तरह कई ऐसे केसेस हैं जहाँ पर मिसाल के तौर पे पता चलता है कि खामद इतना ज्यादा जालिम था कि उसने बीवी को एक किस्म का उसको मार दिया, कत्ल कर दिया। तो ऐसे केसेस में लाजमी तौर पर बीवी को या औरत को जो है आवाज तो बुलंद करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए सर, क्योंकि आप शादी करने का मकसद ये नहीं है कि अगले बंदे का जुल्म जो है वो बर्दाश्त करते रहे। एक लिमिट की हद तक होता है कि इंसानियत जहाँ तक हो आप बर्दाश्त करें। अगर किसी ऐसे इंसान के साथ आपकी शादी हो गई है जो जुल्म और ज्यादती की इंतहा कर रहा है, तो फिर जो है वो कोर्ट से बिल्कुल रुजू करना चाहिए और कोर्ट इस चीज पे रिलीफ देती है। और जो फीमेल इस चीज पे, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, जो फीमेल इस चीज पे डरते हुए कोर्ट्स में नहीं आती कि ये कुछ देता नहीं है तो इसने कोर्ट्स में जाके क्या देना है। कानून है इस चीज पे, बहुत सख्त किस्म का कानून है कि जिस बाप के बच्चे हैं उसने तो कोर्ट में आके उसको मेंटेनेंस पे करनी है। अगर औरत मेंटेनेंस के लिए केस दायर करती है कोर्ट में तो मर्द हर सूरत उसको आके पे करता है। अच्छा, ये जो नानो नफका के केसेस होते हैं जिसमें मिसाल के तौर पे अदालत मुतय्यन कर देती है भाई इतना खर्चा जो है वो लाजमी तौर पर ये अदा करेगा, चाहे डिवोर्स होगी, तो क्या उसमें कभी माफी भी हो सकती है या उसमें कभी वो खामद अगर ना दे तो क्या इसके हवाले से क्या कानून है? सर इसमें मेंटेनेंस में माफी कैसी होगी? बच्चे हैं, बच्चों ने खाना भी है, स्कूल भी जाना है, फीसेस भी देनी है, सारा कुछ करना है। बच्चों का तो गुजारा नहीं ना हो सकता पेरेंट्स के पैसे दिए बगैर। मेंटेनेंस इसलिए कंपलसरी है कि उसके बच्चे की परवरिश हो रही है रादर देन वो मदर के साथ रह रहा है, लेकिन वो बाप है, ठीक है, उसको तो पे करना है। मेंटेनेंस हर सूरत बच्चों को पे करनी है। अगर स्कूल गोइंग है, अगर स्कूल गोइंग नहीं है, पैम्पर्स का आजकल जो है वो बहुत इशू होता है लेडीज को, बच्चों के बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस हैं, यूनिफॉर्म है, एक्सपेंसेस हैं, लंच बॉक्स हैं, डेली बेसिस। अच्छा, कई बंदे ऐसे होते हैं सब कुछ करते नहीं है, वो उनको जेल भी जाना पड़ता है। जैसे हम एक ऑफ दी वे अक्सर बात करते हैं कि वो जेल चले जाते हैं, पैसा नहीं देते, तो क्या कभी जेल जाने से क्या पैसे छूट जाते हैं, माफी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। सर बिल्कुल भी नहीं, बच्चों की मेंटेनेंस में तो कोई माफी है ही नहीं। हमारे यहाँ अक्सर हम लोग भी सुनते हैं जब कोई क्लाइंट्स आते हैं तो वो कहते हैं जी 1 साल की सजा काट लें, दोबारा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होता। सजा इस चीज की होती है कि आप पे नहीं कर रहे। आफ्टर 1 ईयर अगर आप सजा के बाद भी आते हैं तो आपको मेंटेनेंस पे करनी पड़ती है, चाहे कुछ भी बेचें, चाहे कुछ भी करें, आपने देने ही हैं। जी बिल्कुल देने हैं सर। ये नहीं हो सकता कि मिसाल का आपने शादी कर ली, शादी करके बच्चे पैदा कर दिए, छोड़ दिए, उसके बाद हैबिचुअल हो गए, फिर अगली शादी कर ली, फिर बच्चे करिए, फिर छोड़ दिए। ऐसा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता सर। नेक्स्ट शादी भी कर लें तो जो पहले बच्चे हैं वो भी तो उन्हीं के बच्चे हैं ना, उनको तो पे करना पड़ता है। वो कैसे सरवाइव करेंगे अगर आप उनको पे नहीं करेंगे तो? अच्छा, आजकल डमी मैरिज का भी एक रुझान हमारे मुल्क में बढ़ता जा रहा है बहुत ज्यादा। इस हवाले से भी भाई फेक जो है वो एक निकाह नामा जो है, या इसके हवाले से कानून क्या कहता है?
ऐसे ऐसे लोगों को मिसाल के तौर पर जिन्होंने खवातीन को किसी न किसी तरह सब्ज बाल दिखा के या किसी न किसी तरीके से जो है वो अपनी वो चिकनी चुपड़ी बातों में जैसे होता है अक्सर लोग ले आते हैं, तो एक झूठा निकाहनामा तैयार करके, तो ऐसी सूरत में कानून जो है वो कहाँ पर खड़ा है? सर निकाहनामा जो है वो झूठा नहीं होता, निकाहनामा जो है वो हमेशा ओरिजिनल ही होता है। झूठा निकाहनामा नहीं इसको कह सकते। अगर किसी ने कोई फेक किस्म के सब्ज बाग दिखाकर शादी की है तो वहां पे कानून जो है उसको ये पनिश नहीं करता, लेकिन औरत के पास ये राइट है कि अगर वो नहीं रहना चाहती तो वो खुला ले सकती है अदालत से। अदालत में कानून ये है कि इवन अगर वो फीमेल सिर्फ सिंगल एक वर्ड यूज करे ना कि मैं इस शख्स के साथ रहना नहीं चाहती, तो बस खुला हो जाता है। उस पे ये जरूरी नहीं है कि इल्जामात के ढेर लगाए जाएं तो खुला होगा। अगर वो औरत नहीं रहना चाहती तो नहीं रहना चाहती, डेट्स इट। तो उसके लिए हमारा कानून इजाजत देता है कि वो सेपरेशन ले सकती है, खुला ले सकती है। नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इनकी साथी जिंदगी के हवाले से भी आपको बताएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आयशा कादर साहिबा, एक चीज़ सारी बात है आपकी रोज़ाना मसरूफियात, ये कोर्ट कचहरी और ये सारा दिन इन्हीं कामों में गुजर जाता है, बाकी फैमिली टाइमिंग। ऐसी कौन सी हॉबी, ऐसा कौन सा काम है जो आयशा कादर रोज़ाना की बुनियाद पर करती हैं, और अगर वो नहीं किया तो समझे कि आज आयशा कादर का दिन नहीं पूरा हुआ? ऐसी कौन सी चीज़ है? सर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसान अपने लिए कर नहीं पाता, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ है, उधर से सोशल लाइफ है, इलेक्शन है, इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हूँ, उधर से फैमिली है, तो बहुत सी चीज़ें, कोई ऐसा एक एक्टिविटी नहीं है जो कर नहीं पाते। लेकिन सिर्फ ये कंपलसरी है मेरी लाइफ में कि जाके मैंने हर चीज़ छोड़ के अपने पेरेंट्स को टाइम देना होता है। अच्छा। वो वेट कर रहे होते हैं कब आएगी आयशा, कब आएगी, क्योंकि मैं एक ही बहन हूँ, तो फिर मैंने उनको टाइम जरूर देना होता है। उन्होंने मेरे से बातें करनी होती हैं, पूछना होता है मेरा दिन कैसा रहा, पॉलिटिक्स कैसी चल रही हैं, इस तरह के मामला। तो वो एक सुकून देती ये चीज आपको रोजाना की बुनियाद पे? सर बहुत सुकून देती है। सारा दिन हेक्टिक रूटीन के बाद जब आप मोबाइल हर चीज छोड़ के अपने माँ बाप के पास बैठते हैं ना, उस जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। कहीं नहीं मिलता। कौन सी ऐसी उसके अलावा अपना जो आप ट्रैवलिंग ज्यादा पसंद करती हैं या कुकिंग ज्यादा पसंद करती हैं, कौन सी चीज क्या पसंद है आपको? सर ट्रैवलिंग जो है वो मैंने अपने डैड के साथ बहुत की है। अपनी फैमिली के अलावा फ्रेंड्स के साथ मुझे कभी भी मेरे बाबा ने जो है वो अलाउ नहीं किया। वो कहते हैं कौन सी ऐसी जगह मैंने नहीं दिखाई, मेरे साथ चलो जहाँ जाना है। उनके साथ मैंने बहुत टूर्स किए हुए हैं। इवन के ऐसा भी समटाइम होता है कि मेरे मॉम डैड होते हैं और मैं होती हूँ और हम लोग टूर पे जा रहे होते हैं, लेकिन नाउ अ डे में बाबा की हेल्थ कुछ ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से वो ट्रेवल नहीं कर पाते। तो वो मुझे कहते हैं कि बस मेरे पास ही रहो, मुझे ही टाइम दो। कुकिंग भी करती है? कुकिंग का सर बिल्कुल ऐसा इंटरेस्ट इसलिए नहीं है कि मेड्स रखी हुई हैं। आपको पता है कि जब इंसान के पास फैसिलिटी होती है तो फिर आपका इंटरेस्ट उस तरफ नहीं होता। खाने में पसंद क्या है? खाने में सर होटलिंग मैंने बहुत की है। अच्छा। जब मैं फेड अप हो जाती हूँ हर रूटीन लाइफ से, मैंने अपने बाबा को लेना होता है और मम्मा को, होटलिंग के लिए निकल जाते हैं। रेस्टोरेंट्स में, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जो न्यू ओपनिंग होती है उसको मैंने टेस्ट करना होता है। अकॉर्डिंग टू मूड डिपेंड करता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। म्यूजिक भी सुनती हैं? म्यूजिक भी कभी कभी। यही है कि सिचुएशन ऐसी है, आपके पास टाइम है तो आप खुद को म्यूजिक के थ्रू रिलैक्स करना चाह रहे हैं तो, लेकिन म्यूजिक जो है वो मेरी लाइफ में बहुत कम है। किसको सुनती हैं ज्यादा? पसंद कौन सा सिंगर है? सर ऐसा कोई सिंगर नहीं, बिकॉज म्यूजिक ही मेरी लाइफ में बहुत कम है। क्योंकि मैं जब पेरेंट्स के पास बैठती हूँ उसके बाद मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि मैं जाते ही मैंने जो फ्रेश होना होता है ऑफिस से जाके, तो मेरी होती है कि नमाज मैं पढ़ लूँ। नमाज पढ़ने के बाद अगर कुरान पाक थोड़ा सा खोल लूँ, उसके बाद पेरेंट्स के पास बैठ जाऊँ। बस इसी रूटीन में टाइम गुजर जाता है। फाइनेंस सेक्रेटरी के इलेक्शन कंटेस्ट कर रही हैं, ये एक वो सीट है जिसमें समझ के वजीर खजाना होता है पूरी काबीना का, पूरा परिवार का। तो कहा जाता है, मेरे पास इत्तलात हैं कि ये एक डमी सीट होती है, बिल्कुल जिसे कहते हैं कि पैरालाइज किस्म की, जिसका कोई इख्तियार नहीं होता। तो क्या आयशा कादर ऐसी फाइनेंस सेक्रेटरी बनना पसंद करेंगी जो डमी किस्म की हो? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डमी किस्म की सीट तो नहीं होती। देखिए इतनी एफर्ट करते हैं, इतना एक्सपेंस करते हैं हम इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। जाहिर बात है ओपोनेंट कैंडिडेट्स भी आते हैं, उसमें आप फिर जीतते हैं। तो एक डमी सीट के लिए तो कोई भी मेरे नहीं ख्याल को कोई इतनी एफर्ट करेगा। कोई भी सीट है, कोई भी पैनल है,
वो इनकम्प्लीट होता है। जैसा कि अब बार का इलेक्शन है, बार में एक प्रेसिडेंट है, मतलब सदर से लेके सदर होता है, नायब सदर होता है, फिर सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी होता है, फिर जॉइंट सेक्रेटरी होता है, फिर फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, लाइब्रेरी सेक्रेटरी होता है। तो ये एक पैनल सबके मिलने से बनता है। तो एक डमी सीट नहीं इसको कहा जा सकता। कोई भी मैटर होता है, कोई भी मामला, डमी मींस के इख्तियारात नहीं होते इतने ज्यादा। नहीं, सदर और सेक्रेटरी अपने इख्तियार, वो पावर यूज करते हैं और वो अपनी किस्म की, वो कहा जाता है कि जी उनको ये किस्म का जो है मेन हैसियत भी उन्हीं को हासिल होती है। पैनल जो है सर, जब बंदा कोई अपॉइंट होता है तो उसको अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का पता होना चाहिए, उसको यूज करने का पता होना चाहिए। हमने अपनी राइट्स एंड ड्यूटीज को कैसे परफॉर्म करना है। आप किसी भी पैनल पे हैं, आप किसी भी पोस्ट पे अपॉइंट हुए हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे जो है अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करना है। और मेरी मैक्सिमम कोशिश ये होगी कि फीमेल की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव हूँ मैं, और अगर फीमेल्स को कोई इशू फेस करने को मिलते हैं बार की तरफ से, अगर कोई बार में कोई प्रॉब्लम आती है, तो मैं उनकी तरफ से जरूर सदर और सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करके एज सुन एज पॉसिबल उनके मैटर्स को रिजॉल्व करवाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, आप तो एक जाहिर बात एक वेल ऑफ फैमिली से हैं, और ये इलेक्शन जो है बार का बहुत ही महंगा हो गया है, महंगा कर दिया गया है या बना दिया गया है। तो कोई गरीब आदमी बेचारा जो वकील है या वो फीमेल है, तो वो उसके लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो इतने ना खाने खिला सकता है, ना इतना मूव कर सकता है, ना इतना वो अच्छा सोशल मीडिया जो है वो प्ले कर सकता है। तो क्या आप समझती नहीं है कि ये हर एक ही एक्सेस में होना चाहिए इलेक्शन? बिल्कुल सर, हर एक की एक्सेस में होना चाहिए, लेकिन जो भी कैंडिडेट, पूरा साल आपकी कैंपेन्स चलती रहती है। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है सर। जो भी कैंडिडेट आता है उसका हर एक का अपना कैंपेन का तरीकाकार अलग से होता है। जो कहते हैं बार का इलेक्शन महंगा कर दिया, ये बाहर से तो किसी ने नहीं किया। हर बंदे ने अपनी पॉकेट, अपनी वर्क के साथ, अपनी जो है वो इखलाक के साथ मोटिवेट करना होता है। इस जरूरी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक्सपेंस आप लोगों पे पैसे खर्च करेंगे तो आपको वोट मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी का भी वोट होता है, और आपको आपके इखलाक का भी वोट होता है। ये भी चीजें मैटर करती हैं। ये जरूरी नहीं है, बहुत से पैसे वाले भी तो होते हैं जो हार जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। महंगा कर दिया गया है। हर बंदे ने एक्सपेंस अगर लगाने हैं तो अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंगली लगाने हैं ना, कोई उसको फोर्स तो नहीं कर रहा भाई कि आप लगाएं। लेकिन ये देखें ना, अभी इलेक्शन का एक रिजल्ट जो है अभी आया नहीं होता। वो जिसे कहते हैं कि कागज वो सही अभी खुश नहीं हुई होती, तो पिछले अगले साल के कैंडिडेट अनाउंस हो जाते हैं जी, बिल्कुल, और वो कहते हैं जनाब हम आ रहे हैं जी, हम अगले साल। वो पूरा साल फिर कैंपेन दर कैंपेन। तो इस हिस्से को आप नहीं समझती कि एक मखसूस टाइम पीरियड होना चाहिए, 2-3 माह, 1 माह होना चाहिए इलेक्शन लड़ने का, बाकी ये सारा साल यही एक्टिविटी बार में चलती रहती है? सर, ये सारा साल एक्टिविटी चलने के पीछे भी रीजन है ना। इसके पीछे रीजन ये है कि 5 to 6,000 राउंड अबाउट जो है वो लॉयर्स जी स्ट्रेंथ है, इनरोल्ड है बार में। तो नहीं, खवातीन है सर कोई 600 के राउंड अबाउट। तो सब मिला के 5 to 6,000 पर्सन्स को इंडिविजुअली मिलना, उसके बाद हर बंदा भी आपसे राजी नहीं है, हर बंदा भी आपसे खुश नहीं है, किसी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, कोई आपका सपोर्टर होता है, कोई आपके अगेंस्ट होता है, तो इसलिए 1 साल का टाइम लग जाता है कैंपेन पे। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रह जाते हैं, जो कह रहे होते हैं कि सर हमसे मिले नहीं, फलां मैडम हमसे मिली नहीं है, हमसे तो वोट मांगा नहीं है। तो ये है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, डोर टू डोर जाते हैं, विजिट करते हैं, राउंड लगाते हैं, डोर टू डोर रिक्वेस्ट करते हैं, चैम्बर टू चैम्बर जाके। इन केस अगर कोई वकील साहब जो हैं या वकील साहबा जो हैं वो कोर्ट में गई हुई हैं, हमें नहीं मिली, तो इट्स मीन्स उन्होंने तो यही कहना है कि आप हमारे चैम्बर नहीं आए। इंडिविजुअली इन पर्सन सबसे रिक्वेस्ट करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। दैट्स व्हाई इतना टाइम हमें इजीली लग जाता है। कितने अरसे से आप कैंपेन कर रही हैं? सर, मैंने ये जनवरी लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था उसके फौरन बाद से मैंने जो है वो अनाउंस कर दिया था। अच्छा, कि मैं कैंडिडेट हूँ। अच्छा, उस वक्त कोई आपके किसी ने अनाउंस नहीं किया था, लेकिन अभी भी 3-4 और भी खवातीन हैं जो अब एक किस्म का बाकायदा मैदान में है और वो आपका मुकाबला कर रही हैं। जी बिल्कुल सर, मैंने जनवरी से अनाउंसमेंट करके कैंपेन स्टार्ट कर दी थी, तो मिड ऑफ अगस्त तक जो है वो मैं अकेली कैंडिडेट थी। अच्छा, मिड ऑफ अगस्त तक? यस, मिड ऑफ अगस्त तक। ये अगस्त के लास्ट वीक में जो है वो ओपोनेंट जो हैं वो 2 से 3 फीमेल्स हैं जिन्होंने पोस्ट लगाई हैं कि हम अपनी कैंडिडेचर अनाउंस की है। जी बिल्कुल। मुकाबले के लिए पुरज़म है आप? जी इंशाल्लाह सर, जब मैदान में आता है इंसान मुकाबले के लिए ही आता है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें।
एक गेम की तरह है, एक जीत हार होती रहती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह हम मैक्सिमम कोशिश करूंगी। और मैक्सिमम वोट भी सर इसी तरह मिलते हैं, डाउन टू अर्थ होके इंसान को मिलते हैं। आजिज़ी जो है वो बहुत जरूरी है। मुझे आप में एक बड़ा हम्बल सा इंसान नजर आया। आप एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक होने के बावजूद आपके अंदर एक वो कहते हैं ना, झुके हुए दरख्त को फल लगता है। तो मुझे नजर आया कि आयशा कादर एक ना झुकी हुई बंदी है, डाउन टू अर्थ है, और उनके अंदर वो चीज नहीं है जो मिसाल के तौर पे आम हमारे यहाँ पे काला कोट वर्दी या कोई भी ऐसी चीज, वो कहते हैं ना, कोई नया नया जैसे साफी हो, नया नया वकील हो, नया नया पुलिस वाला हो, तो वो ऐसे होता है जैसे वो कपड़ों से बाहर हुआ होता है। वो तो समझता है कि मैं पता नहीं क्या चीज हूँ। लेकिन आपकी यही चीज जो है वो आपको आपके अच्छे मुस्तकबिल की तरफ भी इशारा कर रही है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब होने के बाद क्या ऐसा काम है जो आप समझती हैं कि मैं अपनी खवातीन जो खास तौर पर फैसलाबाद बार में काम कर रही हैं, डिस्ट्रिक्ट बार में, उनके लिए करना चाहेंगे? सर फाइनेंस सेक्रेटरी के पास खुद से जो इख्तियारात हैं वो फाइनेंस से रिलेटेड ही होते हैं। मल्टीपल टास्क हमारे पास नहीं होते। और अगर किसी फीमेल लेडी लॉयर को कोई प्रॉब्लम आती है, या ओवरऑल हमारा लेडीज बार रूम बना हुआ है, अगर उसमें कोई चीज़ रिक्वायर्ड है या उसको कोई चेंज करने की है, उसमें मेंटेनेंस है, या कोई वहाँ पे किसी फीमेल को कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, मैं भी उन्हीं में से हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं अपने जो सदर सेक्रेटरी होंगे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एज सुन एज पॉसिबल जो हमारी लेडी लॉयर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है उस पर हम वर्क करें। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जारी बात है इतनी बड़ी खवातीन की तादाद ने आपको एक किस्म का भेजा हुआ है अपनी नुमाइंदगी के लिए, और जारी बात आप उनके लिए ही वहां पर बैठी हैं। तो क्या कभी ऐसा होगा कि भाई जो एक आम थ्योरी या मिथ बनी हुई है कि भाई फाइनेंस सेक्रेटरी के पास भी कुछ नहीं होता, जो सदर सेक्रेटरी ने कह दिया वही होता, तो क्या आयशा कादर जो है वो क्या इस तरह काम करेंगी या अपनी हस्ती को मनवाएंगी? सर मनवाना पड़ता है। जब आप किसी पैनल में आते हैं, किसी पोस्ट पे आते हैं, तो आपको मनवाना पड़ता है। जब तक आपको हाउ नाउ अपनी ही नहीं होगी कि मेरे पास क्या इख्तियारात हैं और मैं सदर सेक्रेटरी के साथ मिलके क्या काम कर सकती हूँ, तो ऐसे तो मुझे भी कोई मानेगा नहीं। अपना आप मनवाना पड़ता है। बिल्कुल। तो आप में इतने गट्स होने चाहिए कि आप में इतनी पावर होनी चाहिए कि आप सदर सेक्रेटरी के साथ आपकी इतनी बॉन्डिंग हो कि वो आपको कुछ समझें और अपने पैनल का हिस्सा समझ के आपको रिस्पेक्ट दे के आपको साथ लेकर चलें। आयशा कादर अपने आप को मनवाने के लिए पूरा समय? जी इंशाल्लाह। जीत के लिए भी पूरा समय? बिल्कुल। समझती है कि हर सूरत में जीत आप कब करते हो? इंशाल्लाह सर। सर ये सारे वकला के जो कीमती वोट के साथ ही अपॉइंट होंगी, और जो है उन्हीं से रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि अपने कीमती वोट के साथ मुझे अगर अपॉइंट करवाते हैं तो मैं उनके लिए जो है मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि जो मामलात मैं करवा सकी मैं जरूर करवाऊंगी। जरूर करवाएंगी। नाज़रीन, आप सुन रहे थे आयशा कादर एडवोकेट, फुल्ली मोटिवेटेड है, डिवोटेड है, कमिटेड भी हैं अपनी लार्ज कम्युनिटी के साथ कि वो हर तरह से उनकी तमाम तर उमंगों का, जैसे अक्सर आपने देखा कि उम्मीदवार कहते हैं, लेकिन इनकी सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी, डाउन टू अर्थ, और बिल्कुल अपने आप को जो है वो एक किस्म का वो बिल्कुल झुकी हुई बंदी मुझे मिली। और मुझे लगा कि इनके अंदर आगे बढ़ने का जो है वो इसी वजह से इनके अंदर हौसला भी मौजूद है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो यकीनन कामयाब भी होते हैं और अब सोसाइटी में बड़ा अहम रोल भी प्ले करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आयशा कादर एडवोकेट के साथ आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, इनकी बातें भी आपको पसंद आई होगी, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रही हैं, और देखते हैं इनका आने वाला इलेक्शन किस तरह से ये कामयाब होती है। उम्मीद करते हैं कि आज का पॉडकास्ट आपको पसंद आएगा, आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।